हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार स्टेट के मैथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो आपके 2 दिन परीक्षाएं हुई हैं। उसके आधार पे संभवतः मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है और इस 20 क्वेश्चन में से 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हूबहू आ जाएंगे। बस आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और भी अच्छा लगे तो थोड़ी सी एक लाइक का बटन दबा देंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के उत्तक में ऑक्सीजन को बांधकर रखने वाला अणु कौन है? ये सब छुड़ा क्वेश्चन है, यानी एक बार आपको एग्जाम देने से पहले देख लेना है ताकि एग्जाम में जब आए तो सीधे आप ऑप्शन को टिक आउट करें। क्वेश्चन क्या है? मांसपेशियों को ऑक्सीजन में बांधकर रखने वाला प्रोटीन का अणु कौन है? तो इसके प्रोटीन के जो अणु है आप लोग मारिएगा, इसका आंसर मायोग्लोबिन। ऑप्शन बहुत सा है, मायोग्लोबिन है, राइबोफ्लाविन है, फेरेडॉक्सिन है, साइनोप्रोटीन है, लेकिन आप लोग इसका आंसर क्या मारेंगे? मायोग्लोबिन। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, पीएच मान से संबंधित प्रश्न है और पीएच मान किससे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के व्युत्क्रम को पीएच मान कहते हैं। तो इसमें ढूंढिए कहां है हाइड्रोजन आयन की व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन आयन की व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। पीएच बराबर क्या हो गया? log 1 बचे H प्लस, है ना। H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, C2 अणु में सिग्मा ऑफ पाई बंधों की संख्या होगी। ये प्रश्न आपके सीधे सीधे मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं इसी प्रकार से सीधे सीधे प्रश्न होंगे। ऑप्शन भी आपको सारे यही होंगे, तो आपको बस एक नजर देख लेना है। C2 अणु में सिग्मा ऑफ पाई बंधों की संख्या कितना है? तो आप इसका जवाब याद रखेंगे सिर्फ 2 पाई। क्या याद रखेंगे? सिर्फ 2 पाई। इसमें कुछ प्रश्न को हम सोल्व भी करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से मैं बनाऊंगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, थोरियम का प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इससे पहले सीसा का पूछा है कि सीसा का प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +2। मैंने आप लोग के लिए लिखा हूं थोरियम। थोरियम का प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +4 होता है। सीसा का पूछ दिया है +2 होता है, इसलिए मैंने थोरियम को सिलेक्ट किया हूं और इसका आंसर होगा आपका +4। थोरियम का प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? +4। अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संपर्क उत्प्रेरक है? उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, है ना। अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे बर्जीलियस ने। किसने किया था? बर्जीलियस ने। अब यहां पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संपर्क उत्प्रेरक है? तो आप याद रखेंगे निकेल को संपर्क उत्प्रेरक कहा जाता है। यहां पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन आपका यूरेनियम है, निकेल है, बोरॉन है, जर्मेनियम है, लेकिन निकेल को हम लोग कहते हैं संपर्क उत्प्रेरक। अगली क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक अभिकर्मक है? मैं आपको बता दूं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और क्षारीय होने के कारण वो अवकारक होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होने के कारण ऑक्सीकारक होते हैं। तो इसमें आप पकड़िए धातु कौन है? ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अधातु है तो क्या है? ऑक्सीकारक है। H2SO4 अम्ल, अम्ल अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। नेक्स्ट सोडियम, देखिए धातु आ गया। धातु क्या होते हैं? अवकारक। आपका प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक अभिकर्मक नहीं है? और लास्ट ऑप्शन था क्लोरीन। क्लोरीन भी क्या है? अधातु। जितने भी अधातु होते हैं वो आपके होते हैं ऑक्सीकारक। अधातु जो होते हैं अवकारक होते हैं, अम्ल जो होते हैं ऑक्सीकारक होते हैं। तो क्या पूछा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक अभिकर्मक नहीं है? तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? सोडियम। सोडियम जो है वो आपका ऑक्सीकारक अभिकर्मक नहीं है। 7 क्या है? SO2 और O2 गैसों के विसरण दर का अनुपात क्या होगा? ये देखिए ग्राहम विसरण के नियम पे है। विसरण नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। याद रखेंगे, विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने।
आप एक चीज को यहां पे याद रखेंगे, मैं आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूं कुछ बात को। विसरण नियम दिए थे ग्राहम, याद रखेंगे आप लोग। विसरण नियम दिए थे कौन? ग्राहम। ग्राहम का विसरण नियम क्या था आप लोग याद रखेंगे, R1/R2 इजकल टू रूट अंदर M2 अपॉन M1। एक ग्राहम का विसरण नियम है, इससे भी आपको प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और O2 गैसों के विसरण दर का अनुपात क्या है। मैं यहां पे दो बात बता रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट बात, विसरण नियम किसने दिया? ग्राहम ने दिया। विसरण नियम का सूत्र क्या होता है? R1/R2 बराबर M2/M1। R1 क्या है? R1 क्या है? दर है ना, अभिक्रिया की प्राथमिक दर है। R2 क्या है? अभिक्रिया की द्वितीयक दर है। M2 क्या है? M2 क्या है? दूसरे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। M1 क्या है? पहले पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। चलिए अब इस फॉर्मूले पे आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है? R1 और R2 दिया हुआ है, तो आपका पूछ रहा है क्या? विसरण दर का अनुपात, यानी एक प्रथम विसरण दर है, एक द्वितीय विसरण दर है, इसी का अनुपात पूछ रहा है। और आपको दिया है दो गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या दिया है? ऑक्सीजन। अब M2 कौन होगा आप लोग बताइए। यहां पे दो गैस दिए गए हैं, SO2 और O2। तो यहां पे ये जो SO2 देख रहे हैं ये आप लोग के लिए M1 हो जाएगा, जो पहले होगा वो M1 होगा, और जो बाद में होगा वो क्या होगा? M2 होगा। तो यहां पे आप लोग के लिए ये M1 है और ये आपका क्या है? M2। तो M2 पहले है ना, तो रूट अंदर लिखेंगे, रूट अंदर M2 कौन है? ये M1 है और ये M2 है। M2 O2 है। आपको पता है एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 से गुना कर दीजिए, 16 दूनी क्या होगा? 32। यानी M2 के पास कितना लिखेंगे? 32। चलिए अब M1 कौन है? SO2। अब सल्फर के आप लोग को पता है ना, सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 32 प्लस, अब फिर ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा? 32। अब 32 कितना हो गया? 64। अब इसको काट दीजिए, 32 दूनी क्या होगा? 64। नीचे 2 बार में कट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा? ऊपर आएगा आपका 1 और नीचे क्या आएगा? 2। और रूट है तो इसके अंदर रूट को चढ़ा देंगे। अब आप लोग बताइए, 1 का रूट तो निकल जाएगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये आपको 2 रूट में ही रहेगा। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 1:√2। 1:√2 कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इसको दम आप याद रखेंगे, ये पूछने जाने वाले की संभावना सर्वाधिक है। ये फिजिक्स में भी आ सकता है, आपको केमिस्ट्री में भी आ सकता है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, इसलिए ये फिजिक्स में भी आ सकता है और आपको केमिस्ट्री में भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 2 नियम बताया। फर्स्ट, विसरण नियम किसने दिया? ग्राहम। विसरण नियम क्या था? R1/R2 बराबर M2/M1। अब यहाँ पे R1 क्या है? प्रथम विसरण दर, और R2 क्या है? द्वितीय विसरण दर। M2 क्या है? दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान, और M1 क्या है? पहले पदार्थ का द्रव्यमान। यहां पे देखिए, ए जो पहले दिया हुआ रहेगा वो M1 होगा, और जो बाद में दिया रहेगा M2 रहेगा। तो बाद वाला का देखिए हम द्रव्यमान लिखे, एक ऑक्सीजन का 16 था तो 32 लिख दिए। अब 32 अपॉन यहाँ पे 32 और 32 निकाले 64, कट गया 1/2। 1 रूट से बाहर निकल गया, 2 नहीं निकला तो √2, इसलिए इसका आंसर होगा 1:√2। अब देखिए इसमें आपके क्वेश्चन और पूछते हैं कि कौन सा गैस सर्वाधिक विसरित होगा। याद रखेंगे, जिस गैस का आणविक द्रव्यमान कम होगा वह गैस सर्वाधिक विसरित होगा। याद रखेंगे, जो गैस हल्का होगा वह हवा में सर्वाधिक फैलेगा। यानी आपको कभी कभी ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है कि कौन सा गैस सर्वाधिक फैलेगा, है ना। वहां पे देखिए आपको ऑप्शन क्या दे देगा, मैं यहां पे थोड़ी सी बता देता हूं। ऑप्शन क्या दे देगा? NH3 दे देगा आप लोग के लिए, CH4 दे देगा आप लोग के लिए, O2 दे देगा आप लोग का, और N2 दे देगा। आप पूछेगा कि इसमें से कौन सा गैस सबसे पहले विसरित होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप याद रखिएगा बस थोड़ी सी बात को। नाइट्रोजन का होता है 14 और 3, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 14 और 3 कितना हो गया? 17। इसका निकालेंगे। कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16।
एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो आपका 16 दूनी क्या हो गया 32। एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 दूनी क्या हो गया 28। अब बोलिए किनका द्रव्यमान कम आया, तो आप बोलिएगा सर मीथेन का द्रव्यमान कम आया। यानी इन गैसों में सबसे पहले विसरित कौन होगा, मीथेन। यानी आप याद रखेंगे सबसे पहले कौन विसरित होगा, मिश्रण। सबसे पहले हवा में कौन फैलेगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, यानी 1 नंबर पे आएगा सबसे पहला। और सबसे अंतिम कौन होगा, जिसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान देखिए 17, 28 से भी ज्यादा कौन है 32, इसलिए सबसे अंतिम में कौन जाएगा 32। लेकिन क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा कि सबसे पहले विसरित कौन होगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि जिसका आणविक द्रव्यमान कम होगा वो पहले विसरित होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा आपका मीथेन, है ना। जिसका द्रव्यमान कम होगा वो आपका क्या होगा, विसरित होगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए अब हम आप लोग के लिए अगले क्वेश्चन बता रहे। अब आपका यहां पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। ठोस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, जितने भी कहने का अर्थ है धातु है, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं। अक्रिस्टलीय कौन है, जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, रबड़, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, है ना। आप कहने का अर्थ है कोई भी जूता, चप्पल, दैनिक जीवन में जितने भी उपयोग करते हैं, रबड़, ये सारे आपके अक्रिस्टलीय हैं। और जितने भी धातु हैं वो आपके क्रिस्टलीय हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय है, हीरा, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय है। अब आप लोग इसका आंसर बता देंगे निम्न में कौन क्रिस्टलीय है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, अक्रिस्टलीय पूछा है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, क्रिस्टलीय। सीजियम क्लोराइड क्या है, क्रिस्टलीय। कैल्शियम फ्लोराइड भी क्या है, क्रिस्टलीय। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय। मैं आप लोग के लिए कुछ अक्रिस्टलीय पदार्थ का और नाम लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रखेंगे ध्यान से। देखिए अक्रिस्टलीय पदार्थ और भी क्या क्या हो जाएंगे आप लोग के लिए, रबड़ हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे, रबड़ हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, नायलॉन हो जाएंगे और कांच हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, याद रखेंगे। अक्रिस्टलीय कौन होगा, जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, रबड़, कांच, प्लास्टिक, ये सारा क्रिस्टलीय है। और जितने भी आपके आयनिक ठोस आएंगे, यानी NaCl कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। सीजियम क्लोराइड कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। कैल्शियम फ्लोराइड कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। इसके अलावा और भी मैं क्रिस्टलीय का कुछ उदाहरण लिख देता हूं ताकि आप याद रखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस आप लोग का होता है हीरा, ग्रेफाइट, याद रखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सारे जो होते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड भी आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखेंगे। अक्रिस्टलीय दैनिक जीवन में उपयोग होता है और कहने का अर्थ है व्यवहार में आप क्रिस्टलीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड। और इसमें भी देखिए सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय का इंपॉर्टेंस रबर, प्लास्टिक, नायलॉन और क्या है, कांच। और क्रिस्टलीय आप लोग जानते ही हैं, जितने भी धातु आएंगे, लोहा, सोना, चांदी, वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, क्रिस्टलीय के अंतर्गत। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, धातु, कोई भी धातु आएगा, जो भी धातु आएगा वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होगा। और धातु नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय में मुख्यतः 4 याद रखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक और क्या, नायलॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 9 को। अब देखिए इसका पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा है H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था, क्या बताया था कि ए हाइड्रोजन का होता है 1+, तो इस पर कितना प्लस हो गया, 2+, तो ये 2+ कहाँ चल जाएगा, इस पे चल जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन का होता है -1, होता है ना, तो क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो -6 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -6, तो -6 में से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ये दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा कि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार के नाम लिखने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। जैसे मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन का 1+, तो 1 दूनी कितना प्लस, 2+,
तो हाइड्रोजन अपने पास नहीं रखता है, एक इसको दे दिया, इसको 2 प्लस इसको दे दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन का होता है -1, तो -6 हो गया, -6 में से 2 चला गया तो कितना बचा 4, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या 4 आ गया। अब इसका नाम लिखना है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम लिखने के लिए जैसे दिया हुआ रहा था उसी प्रकार से हम नाम लिखते हैं। जैसे H को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 रहेगा 4 रहेगा तो आप डाइहाइड्रोजन पढ़ दीजिएगा, नहीं, यहाँ पे यदि अणु भी रहेगा तो उसका नाम होगा जो आपका कहने का अर्थ होता है तात्विक अवस्था में होता है, यानी H को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन। उसके बाद 6 को पढ़ते हैं क्या, हेक्सा। 6 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, हेक्सा। 6 को क्या पढ़ते हैं, हेक्सा। और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, तो हेक्सा क्लोरो। आप Pt को क्या पढ़ते हैं, प्लेटिनेट। क्या पढ़ते हैं, प्लेटिनेट। और ऑक्सीकरण संख्या आप लोग कितना लाए थे, 4, जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट। याद रखेंगे, हाइड्रोजन, हेक्सा क्लोरो, प्लेटिनम 4। ये आपको एकदम सीधे सीधे प्रश्न होंगे मैं जो बता रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। एक उष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल्टा H का मान होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको थर्मोडायनेमिक्स से है, फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। बस आप याद रखेंगे मेरे 2 सिद्धांत को, और आप लोग 14 तारीख जब एग्जाम देंगे तो बोलेंगे सर आ गया हूबहू। क्या क्वेश्चन है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है उष्मा शोषी और एक होता है उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी क्या होता है, जो उष्मा को ग्रहण करता है। तो उष्मा को जब ग्रहण करता है ना, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होता है वो धनात्मक होता है। जब उष्मा ग्रहण होगा तो वो धनात्मक होता है, और जब उष्मा को त्याग करेगा ना, उष्मा आपसे निकलेगा ना, तो वो जो पदार्थ है वो क्या होता है, ऋणात्मक। यानी उष्माक्षेपी के लिए क्या होता है, ऋणात्मक, और उष्माशोषी के लिए क्या होता है, धनात्मक। इस चीज को आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, उष्माशोषी जो उष्मा को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, धनात्मक। जो उष्मा को त्याग करेगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा उत्पन्न करने वाला, उष्माशोषी मतलब उष्मा को ग्रहण करने वाला। तो जो उष्मा को ग्रहण करेगा वो आपका होगा धनात्मक, और जो उष्मा को त्याग करेगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। आपका क्वेश्चन क्या है कि एक उष्माशोषी, तो शोषी रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा इसका आंसर, धनात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ये भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से है। वाष्पन के समय द्रव के किस भाग से कण वाष्पित होते हैं। यानी किसी बीकर में लेकर जल को जब आप वाष्पित करते हैं तो जल का वाष्प किस भाग से वाष्पित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सतह से, सेकंड ऑप्शन दिया है मध्य भाग से, तीसरा ऑप्शन दिया है तल से, और डी ऑप्शन दिया है एक समान संपूर्ण भाग से। तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं ना कि जो लंबा प्रश्न होता है उसी को मार के चले आते हैं, जो लंबा ऑप्शन होता है। ऐसे मत मारिएगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। वाष्पन के समय घर में आप लोग जब द्रव्य को गर्म करते हैं तो वाष्पन के समय कहां से वाष्पन होता है, सतह से ना। वाष्प कहां से देता है, सतह से, कि पानी के अंदर से आता है, सतह से आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सतह से। वाष्पन के समय द्रव की जो वाष्प होते हैं ना वह कहां से वाष्पित होते हैं, सतह से, है ना। आज मैं आप लोग को 20 क्वेश्चन लगातार बताऊंगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये 20 क्वेश्चन में से आपको एग्जामिनेशन में 5 से 10 क्वेश्चन हूबहू आएंगे। और अच्छा लगे तो आपको बस एक काम करना है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्या है, निम्न में कौन लुईस अम्ल है। आप एक बात जान लीजिए, लुईस अम्ल कौन होता है, जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, या धनात्मक आयन जितने भी हैं जिनका अष्टक अपूर्ण है वो सारे आपके लुईस अम्ल होते हैं। अष्टक अपूर्ण कहने का अर्थ होता है कि उनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आइए आपका ऑप्शन क्या है, निम्न में कौन लुईस अम्ल नहीं है। आपको पता है ना, बोरॉन, बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है। तो यदि आप कहने का अर्थ है कि बोरॉन का जब आप विन्यास लिखेंगे तो आप विन्यास इस प्रकार से देखिए, बहुत इजी पैटर्न पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 8 8 18 18 और 32। ये राम 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, 2 8 8 18 18 और कितना 32। अब देखिए बोरॉन का कितना होता है 5,
है ना। तो इसको होता है 5, तो 5 होता तो क्या लिखेंगे 2 और कितना 3, पहले 2 लिखाएगा, होता तो 2 की बात 8, लेकिन बोरोन के पास कितना बच रहा है 3, तो 3 और 3 कितना 6, अष्टक अपूर्ण है। अब इसका देखते हैं AlCl3 का देखते हैं हम लोग। इसमें एल्युमिनियम का कितना होता है 13 परमाणु संख्या होता है, तो 13 को कैसे बांटेंगे 2, उसके बाद क्या होता है 8, 8 और 2 कितना 10। अब आपके पास 3 बच रहा है, होता तो 8 है लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे 3, तो बाह्यतम कक्ष में कितने हैं 3 और 3 कितना 6, इसका भी अष्टक अपूर्ण है। तो जिसका अष्टक अपूर्ण होगा वो लुईस अम्ल होंगे। अगला को चेक करते हैं। कार्बन को आप लोग को पता है कि 6 होता है, तो जब कार्बन का आप 6 होता है तो क्या लिखेंगे पहले 2। ये ट्रिक आपको सब में काम देगा, 2 8 8 18 18 32, ये रामवान है, इसको याद कर लीजिएगा। कार्बन का होता है 6, तो पहले 2, 2 के बाद क्या होता है 8, लेकिन आपके पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो आपके पास कितना बच रहा है 4। अब देखिए 4 और 4 कितना 8, अष्टक अपूर्ण हो गया ना। अब अगला को हम चेक कर लेते हैं। बोरोन, बोरोन का कितना होता है 5, 2 और 3, 3 और 3 कितना 6, अष्टक अपूर्ण। मैंने क्या बोला कि जिनका अष्टक अपूर्ण होगा वो लुईस अम्ल होंगे, और जिनका अष्टक पूरा हो जाएगा वो लुईस अम्ल नहीं होंगे। तो आपका प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन लुईस अम्ल नहीं है, तो आप किसको मारेंगे CCl4 को। क्यों, क्योंकि अष्टक को क्या कर लिया पूरा कर लिया है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया हूं कि लुईस अम्ल कौन होंगे, जिनका अष्टक अपूर्ण होगा, जैसे BF2, BH2, AlCl3, GaCl3, इस प्रकार से ये जितने भी देख रहे हैं इनका अष्टक क्या है अपूर्ण। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा हूं, धनायन जिसका अष्टक अपूर्ण होगा, जैसे Ag+, H+, Cu+, Fe2+, Fe3+, NO2+, Br+, यानी जितने भी आप लोग धनात्मक देखेंगे आयन, वो सारे आपके लुईस अम्ल होंगे। और दूसरी बात क्या, जो अष्टक को पूरा नहीं करेंगे वो लुईस अम्ल होंगे। बस इसमें ट्रिक याद रखना है, 2 8 8 18 18 और 32, आपको अष्टक को पूरा और नहीं पूरा हुआ देखने के लिए। तो इस प्रकार से आप बना देंगे कि कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, तो CCl4। क्यों, क्योंकि अष्टक को पूरा कर लिया है। अब अगली क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन अम्ल है, और हाइड्रोजन अम्ल में परमाणु का आकार बढ़ने से उनका अम्लीयता बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा HI। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। फिर इसमें एक ऑप्शन हम और दिए हैं कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगा ना वो आपका प्रबल अम्ल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा HClO और क्या होगा 4। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल साल्ट का अनुसूत्र क्या होता है। जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, MgSO4 7H2O को पढ़ते हैं इप्सम लवण। इप्सम लवण का S सूत्र है, इप्सम लवण का होता है सूत्र MgSO4 × 7H2O। ये आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट × 5H2 दिया गया है, ये होता है तुतिया का सूत्र। तुतिया, जिसको आप लोग नीला थोथा भी कहते हैं, तुतिया कहिए या इसको आप लोग नीला थोथा भी कह सकते हैं। कभी कभी आपको सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट × 5H2O को हम लोग पढ़ते हैं तुतिया, या इसको पढ़ते हैं नीला थोथा। अगला देखिए ZnSO4 × 7H2O, इसको हम लोग पढ़ते हैं उजला थोथा, इसको पढ़ते हैं उजला थोथा, उजला थोथा या उजला कशिश कहते हैं, उजला कशिश कहते हैं। अब आपके पास एक बच गया है, तो एक बच गया जो पूछ रहा है वही होगा ना, ग्लोबल साल्ट। तो ग्लोबल साल्ट का सूत्र क्या होगा Na2SO4 × 10H2O। याद रखेंगे चारों सूत्र को। मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं बता रहा हूं, मैं इससे संबंधित प्रश्न को भी बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम देने से पहले हमारे बताए गए से 5 से 10 नंबर बढ़ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ये हमारा दावा होगा, बस आप लोग पढ़ के जाएंगे। अब अगला है क्या, आप लोग समझ गए ना, इप्सम लवण का मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, कॉपर सल्फेट को तुतिया बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, और ZnSO4 को उजला थोथा बोलते हैं, और Na2SO4 10H2O को बोलते हैं क्या ग्लोबल साल्ट। इसके अलावा कभी कभी पूछ जाता है हरा थोथा, तो हरा थोथा का सूत्र क्या होता है फेरस सल्फेट × 7H2O। याद रखेंगे, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, हरा थोथा पूछेगा या हरा कशिश पूछेगा तो FeSO4 × 7H2 हरा थोथा को हम लोग बोलते हैं, जिसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव शरीर का एंजाइम द्वारा अधिकतम तापक्रम कितना होता है? तो याद रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मक तत्व का विन्यास क्या है? तो आप लोग को याद है ना, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है कौन? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या? 9। जब इसका विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना? 5। आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 9, 1s2 2s2 2p 5। अब क्वेश्चन पूछा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का विन्यास कौन होता है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको माइंड में याद रखना है कि फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का पूछा है विन्यास, तो मिलाइए 2s2 2p5 किधर नजर आ रहा है? लास्ट का 2 डिजिट दिया है तो लास्ट में चेक करेंगे 2s2 2p5। आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? 6। याद रखेंगे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है और इसका विन्यास क्या हो गया? 2s2 और 2p क्या? 5। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो इस चीज को याद रखेंगे, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन बनाने की क्षमता सर्वाधिक होता है किसको? क्लोरीन का। इसमें अधिकांश विद्यार्थी फ्लोरीन मार के आते हैं। याद रखेंगे फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछेगा तो आप याद रखेंगे क्लोरीन। और यदि सर्वाधिक आयनन विभव पूछेगा तो आप याद रखेंगे हीलियम। निष्क्रिय गैसों का आयनन विभव जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? निष्क्रिय गैस हीलियम का। और यहां पे इलेक्ट्रॉन बनता रहेगा तो क्या मारेंगे? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन 17, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, 3 0 0 और +1/2 होगा। इसका मैं सोल्यूशन दूंगा लास्ट में जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आर्टिकल 18, विद्युत सेल का एनोड पर अभिक्रिया होता है। आप याद रखेंगे हमारी बात को, किसी भी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स मतलब होता है, रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और एक चीज याद रखेंगे, एनोड पर जब भी सेल में अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीकरण, और कैथोड पर जब भी होगा तो रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अवकरण। याद कैसे रखेंगे? एओ मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण, Cr मतलब कैथोड पर क्या? रिडक्शन यानी अवकरण। याद हो गया? फिर से AO यदि सेल होगा तो AO बोलना, AO यानी एनोड पर ऑक्सीकरण, Cr यानी कैथोड पर क्या? अवकरण, है ना। अब पूरी सेल के लिए रहेगा तो कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। और एनोड रहेगा तो याद रखेंगे AO मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण, Cr बोलना, बोलते हैं ना Cr यानी C मतलब कैथोड, R मतलब रिडक्शन यानी कैथोड पर रिडक्शन, AO मतलब एनोड पर क्या? ऑक्सीकरण। याद रखिएगा। तो यहां पूछ रहा है कि विद्युत सेल के एनोड पर कौन सा अभिक्रिया है? तो होता है ऑक्सीकरण। ये हमारी तरफ से गेसिंग है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, विद्युत केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप याद रखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और यदि किसी सेल को दे देगा कि सेल का सिद्धांत क्या है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सेल में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये 2 बात आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन, बेंजीन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होता है? तो बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड का प्रसंस्करण होता है sp2। नेक्स्ट, शुष्क सेल का एनोड क्या होता है? आप लोग निप्पो बैटरी देखे हैं ना, निप्पो बैटरी चलाए भी हैं। जब निप्पो बैटरी के ऊपर से कागज के सतह को हटा देंगे तो आपको जो चमकीला दिखाई देता है वो जस्ता का बर्तन होता है। और आप लोग खोल के देखे होंगे तो इसके बीच एक कार्बन का रड डाला होता है और कार्बन के रड में पित्तल का टोपी लगा होता है जो कार्य करता है आपका कैथोड का। कैथोड मतलब धन ध्रुव और एनोड मतलब ऋण ध्रुव। ये आपको मैं सेल के लिए बता रहा हूं। कैथोड मतलब धन ध्रुव और एनोड मतलब ऋण ध्रुव। अब बोलिए एनोड पर कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। अभी मैं बोला कैथोड पर कौन सा अभिक्रिया होगा? रिडक्शन, Cr मतलब रिडक्शन। तो अभी आपको याद हो गया होगा कि आप लोग शुष्क सेल देखें, शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। शुष्क सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। और शुष्क सेल में जस्ता जो होता है ना, बर्तन, वो ऋण ध्रुव का कार्य करता है। अब बीच में जो कार्बन का छड़ डाला होता है ना, वो धन ध्रुव का कार्य करता है और धन ध्रुव को कहते हैं कैथोड। यानी शुष्क सेल का पूछा एनोड। एनोड यानी कौन हो गया? जिंक। यदि आपसे पूछता क्या? कैथोड, तो कैथोड मतलब क्या याद रखेंगे? कार्बन। देखिए कैथोड C से लिखाता है, कैथोड यानी कार्बन, और एनोड मतलब क्या याद रखेंगे? जिंक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में फिर मैं क्वांटम संख्या को मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग के एग्जामिनेशन में यदि सोडियम के अलावा और कोई क्वांटम संख्या होगा तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं क्वांटम संख्या निकालने के तरीकों को। बस देखिए, और इस क्लास से आपको 5 नंबर फायदे होंगे जी। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं क्या क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या देखिए निकालने का आसान तरीका है। सबसे पहली बात आप लोग जान लेंगे क्वांटम संख्या होता है क्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का जो सही जानकारी देता है उसे वो कहते हैं क्वांटम संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन को जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 पद की आवश्यकता होती है और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या आपका पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं आप लोग प्रधान क्वांटम संख्या, इसको लिखते हैं हम लोग n के द्वारा। ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है, और एक चीज याद रखेंगे, प्रधान क्वांटम संख्या क्या करता है, ये आपको त्रिज्या यानी r मतलब क्या, परमाणु से त्रिज्या, और क्या बताता है, ऊर्जा। और आप लोग याद रखेंगे किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जब घूमता है ये नाभिक से, तो इसको कहते हैं त्रिज्या। अब घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो इसका कुछ एनर्जी होगा। तो अब पूछ देता है कभी कभी कि प्रधान क्वांटम संख्या क्या बताता है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और क्या बताता है, ऊर्जा को। तो पूछेगा कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी की त्रिज्या क्या होता है, तो आप r का फॉर्मूला याद रखेंगे, n² h² बटे 4π² mze²। एक फॉर्मूले हैं आपको r का, जिसको आपको याद रखना है। सीधे सीधे फॉर्मूला आएगा कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, n² h² अपॉन 4π mze²। अब उसके बाद पूछेगा E एनर्जी, ये किसका त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या यानी कह सकते हैं किसका त्रिज्या, कक्ष का त्रिज्या। ये आप कहिए कक्ष का त्रिज्या, यहां पे हम लिख देते हैं कक्ष का त्रिज्या। कक्ष का त्रिज्या पूछेगा तो आप सीधे सीधे बोलेंगे n² h² अपॉन 4π mze²। इसको याद कर लेंगे बार बार लिखकर। अब आपसे पूछेगा कक्ष की ऊर्जा, क्या पूछेगा, कक्ष का ऊर्जा बोलेगा। कक्ष का ऊर्जा को लिखते हैं आप लोग ई से। ई का फॉर्मूला क्या होता है, 2π² mz² e के पावर 4 n² और क्या होता है h²। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी का जो मान होता है ना, याद रखेंगे नेगेटिव होता है, आगे माइनस लिखा हुआ रहेगा। त्रिज्या जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और ऊर्जा जो होता है नेगेटिव होता है। आपसे सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे क्या, n² h² बटे 4π mze²। इसके अलावा पूछेगा कक्ष का ऊर्जा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, -2π² mz² e के पावर 4 n² h²। इसी को कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या, जिसको हम लिखते हैं कितना से, n से, जो कक्ष की संख्या के बारे में भी आपको बताता है ना। यानी n क्या है, कक्ष की संख्या के बारे में आपको बताएगा। दूसरे क्वांटम संख्या को देख लीजिए। दूसरे क्वांटम संख्या आपका होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको लिखते हैं हम लोग L से। ये जो प्रधान क्वांटम संख्या n जो है, ये किसके बारे में बता रहा था, कक्ष के बारे में। कक्ष को आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में। और ये L के बारे में बता रहा था, L को आप लोग क्या कहते हैं, उपकक्ष कहते हैं। और इसको आप लोग याद रखेंगे उपकक्ष के बारे में। उपकक्ष कौन कौन होते हैं, S, P, D और F। आप लोग L वैल्यू याद रखेंगे, S का L होता है 0, P का 1, D का 2 और F का कितना, 3। देखिए उपकक्ष द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है ये बताता है आपको उपकक्ष के वैल्यू को। उपकक्ष यानी S, P, D, F और S L की वैल्यू जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। S के लिए L वैल्यू 0, P
P का 1, D का 2 और F का कितना 3। याद रखेंगे, जहाँ S देखेंगे वहाँ 0 लिखेंगे L का मान, जहाँ P देखेंगे वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ D लिखेंगे 2 लिखेंगे, जहाँ F देखेंगे 3 लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और दिगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है? उपकक्ष के बारे में। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। एक फॉर्मूले को याद रखेंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एल को बताता है, और प्रधान क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है? एन के बारे में बतलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, मैं पूरी अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रश्न आपको आ सकते हैं। अब देखेंगे आप लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग एम से लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये तो आप लोग को आता ही है, एस, पी, डी और एफ। मैंने कल आपको भी बताया था कि एस के लिए आप लोग कितने घर बनाते हैं? 1। पी के लिए आप लोग कितने घर बनाते हैं? 1, 2 और 3। आप लोग डी के लिए कितने घर बनाते हैं? तो डी के लिए आप लोग बोलिएगा सर 5 घर बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, है ना। एफ का 7 घर बनाते हैं, है ना। लेकिन आपको प्रश्न इतना ही से आ जाएगा। अब देखिए एक घर है ना, तो एक घर है तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। अब 3 घर बना रहे हैं, पी में 3 घर, तो यहाँ पे बीच में रखेगा 0। आइए मूल बिंदु से इधर -1, इधर क्या हो गया? +1। ए डी के लिए 5 घर है, तो मूल बिंदु को बीच में 0, इधर क्या होगा? -1, और इधर क्या होगा? -2। मूल बिंदु से इधर माइनस, इधर बढ़ेंगे तो +1 और +2। हम बीच में क्यों ले रहे हैं? देखिए अगर एफ रहता तो एफ के लिए कितना घर होता है? 7 घर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच में मानिएगा 0, इधर बढ़िएगा तो होता है -1, -2, -3, इधर बढ़िएगा तो +1, +2 और +3। ये एम का वैल्यू है, यानी जिस बॉक्स में, जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके ऊपर का मान क्या हो जाएगा? आपका एम हो जाएगा। अब अगला चौथा आपको क्वांटम नंबर है जो मैं बता रहा हूं, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग लिखते हैं एस से। चक्रण क्वांटम संख्या को लिखते हैं एस से, है ना। अब देखिए चक्रण क्या होता है, एस क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए। यदि बॉक्स में इलेक्ट्रॉन सीधा होगा या उल्टा होगा, तो बॉक्स में यदि इलेक्ट्रॉन सीधा होगा तो इसका वैल्यू लिखेगा +1/2, और बॉक्स में यदि इलेक्ट्रॉन उल्टा होगा तो वैल्यू लिखेगा -1/2। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है? एक करके, है ना। और इसके बारे में किसने बताया था? हुंड ने क्या बताया था कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक करके भरता है ना। तो ये आपके 4 क्वांटम संख्या हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चक्रण क्वांटम संख्या समझ गए, सीधा और उल्टा। अब देखिए यहां पे मैं कुछ बात को मैं बता देता हूं। एक पॉली थे, पॉली ने बताया अपवर्जन सिद्धांत में कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता है। इसको कहते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या, कॉपी में नोट करेंगे हम जो बोल रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होता है। यह किसका नियम है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अगला पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थिति और वेग समान नहीं होता है, यह किसका सिद्धांत है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आपका क्वेश्चन आएगा कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? नोट कीजिए कॉपी पेन लेकर। मैं जो 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने बोला? अनिश्चितता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप याद रखेंगे हाइजेनबर्ग, क्योंकि डी ब्रोगली का पूछ दिया है कि इलेक्ट्रॉन का तरंग सिद्धांत किसने बताया? डी ब्रोगली। तो अब इस अगला आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग, है ना। याद रखेंगे अनिश्चितता का सिद्धांत, इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है। अनिश्चितता का सिद्धांत कौन दिया था? हाइजेनबर्ग। और इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति किसने बताया था? डी ब्रोगली। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में एक करके भरते हैं। पहले सीधा भरता है और जब सीधा भरने के बाद बच जाता है तो उल्टा भरता है। ये आपका हुंड का नियम है। फिर मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के आधार पर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो अपवाह सिद्धांत होगा। मैंने 4 बात बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं।
ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरना अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। लिख लिए। दूसरी बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता है, इसे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अनिश्चितता के नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। अगली पॉइंट में बोल रहा हूं, तरंग सिद्धांत इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली ने बताया। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं क्वांटम संख्या निकालने के तरीके को। अब देखिए, क्वांटम संख्या आप यूं ही निकाल लेंगे, जिसका बोलेगा उसका आप लोग निकाल लेंगे, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि अच्छी तरह से आप लोग निकाल देंगे। कल हमारे मैराथन क्लास बचे थे, कुछ शेष बच गए थे, इसलिए मैं आपको डिटेल्स पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप लोग को लगे कि जो सर पढ़ाएं वो आया। और प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। अब क्वेश्चन क्या था, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, आपको सबसे पहले सोडियम का विन्यास लिखना 11 होता है। आपको विन्यास लिखने आता ही है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये विन्यास किसके आधार पर, ऊर्जा स्तर के आधार पर। ऊर्जा स्तर कौन दिया, अफवाउ। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, तो अंतिम तो ये है ना जी। अब देखिए, नीचे वाला को कहते हैं हम लोग कक्ष। ये जो नीचे दिया हुआ है ना, याद रखिएगा कक्ष कहते हैं। दो क्वांटम संख्या तो आप देखते ही बता दीजिएगा, एन। एस को क्या कहते हैं, उपकक्ष। उपकक्ष को हम लोग कहते हैं क्या, एल कहते हैं। यानी दो क्वांटम संख्या आ गया, एन और एल। अब आप देखिए, एन और एल तो यूं ही निकाल दीजिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि प्रधान क्वांटम संख्या यानी एन का वैल्यू कितना, एन यानी कक्ष, तो कक्ष कितना 3, यानी एन का वैल्यू 3 आ गया। दूसरा क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एल। अब आप लोग बताइए, अभी मैं आप लोग के लिए बताया था, याद नहीं है तो फिर से देखिए, एस पी डी और एफ। अभी मैं आप लोग के लिए मैं बताया हूं कि एस का एल वैल्यू 0 होता है। अभी मैं बताया हूं एस का एल 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। तो एस है तो एस उपकक्ष के लिए एल, तो एस के लिए उपकक्ष का कितना वैल्यू होगा, 0। यानी एल कितना हो गया, 0। अब तीसरा मैंने क्या बताया, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको एम से लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एस है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि एस के लिए आपको केव घर बनाना एगो, पी के लिए कितना घर बनाना है, एम के लिए 1 घर, पी के लिए 3 घर, डी के लिए 1 2 3 4 5 घर और एफ के लिए 7 घर। तो यहाँ पे क्या है, एस है, तो एस के लिए 1 घर बनाएंगे, तो 1 घर का मूल बिंदु होता है 0, तो 0 हो गया। अब यानी m का वैल्यू भी कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसको ऊपर में क्या है, 0। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 0 में क्या लिख दिया। अब देखिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे आप लोग, सीधा भरेंगे इसमें। अब सीधा भर गए तो आपका अंतिम भी क्वांटम संख्या निकल गया होगा। चक्रण क्वांटम संख्या एस भी निकल जाएगा, सीधा है तो सीधा का वैल्यू कितना होता है, +1/2। अब आप ऑप्शन मिलाइए, मैंने क्या मारा था, क्या पूछा था कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो क्या है, पहला 3 0 0 +1/2। कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, 3 0 0 +1/2। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको 2 प्रश्न और बताऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। 2 क्वांटम संख्या मैं आपको और बता देता हूं ताकि आप मिस नहीं करेंगे। और आप आर और ई का मान याद रखेंगे, जो मैंने लिखा n² h² 4π mgd² वाला वैल्यू जो लिखा याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए होंगे आप लोग। मैं आपको 2 क्वांटम संख्या और बता देता हूं, और इसके बाद आपसे प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। उम्मीद करते हैं 10+ आपको क्वेश्चन आएंगे हमारे बताए गए पैटर्न से। बस मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेंगे। अब देखिए, क्वांटम संख्या एक आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन होता कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या है, ऑप्शन देता आपको 3 0 0 +1/2। ऑप्शन देता आपको बी 3 1 1 -1/2। ऑप्शन आपको सी देता 3 1 1 -1/2। डी देता आपको ऑप्शन, चलिए कोई नहीं, मैं एक ऑप्शन आपको और देता हूं, 3
1 1 प्लस 1/2। कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले आप विन्यास लिखने के लिए जाने हैं। क्लोरीन का 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिख लिए आराम से। 2 4 10 12 5 कितना 17। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में गया होगा। 2 तो आप ऐसे निकल जाएगा। 2 क्वांटम संख्या तो देखते के साथ ए जो दिया गया है, एन दिया गया है, एन मतलब कक्ष की संख्या मैंने बोला, एन दिया हुआ कितना, एन आ गया 3। अब पी है ना, तो अभी मैंने आप लोग को बताया एस पी डी एफ, इसका एल वैल्यू बताया, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब पी के लिए एल वैल्यू कितना आ गया 1, पी के लिए एल वैल्यू कितना 1, यानी 2 क्वांटम संख्या तो आप यूं ही निकाल दिए, 3 और कितना आया 1 आया। अब चलिए पी एम निकालना है ना, एम, तो एम के लिए आपको मैंने क्या बोला था, पी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एस में 1 घर होता है, पी में कितना घर होता है 3 घर, डी में कितना घर होता है 5 घर, तो पी के लिए 3 घर बनाएंगे, 3 घर इस प्रकार से बना लीजिएगा। घर बनाने के बाद आपको याद है ना, बीच में मूल बिंदु होगा, इधर -1 होगा, इधर +1 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 5। आपसे पूछा क्या है अंतिम, तो पांचों को भरिए, आपको भरने आया था सीधे भरिए, 1 2 3, उल्टा सीधे भरने के बाद उल्टा 4 और 1 कितना 5, भर दिए हम लोग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ए आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां ये है ना, ए 5वां है, अंतिम किस में गया 0 वाला में, इसलिए एम का वैल्यू जो है वो आपको कितना आ गया, एम बराबर क्या आ गया 0। अब जहां पर एम निकलेगा वहां पर इस निकल जाएगा, यानी एन का रिलेशन एल से है, एन तो यहां 3 हो गया और पी के लिए हो गया। और जैसे ही आप एम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन अंतिम गया किस में 0 वाला में, तो एम बराबर 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, उल्टा है ना, तो उल्टा का आपको मान बताए थे क्या -1/2 है ना। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी सी हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं 0। आपके परीक्षा में ऑप्शन सिलेक्टेड होंगे 3 1 0 -1/2, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वांटम नंबर निकालने के लिए सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतने पढ़कर जाएंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन का केमिस्ट्री फिजिक्स में 10 क्वेश्चन मिनिमम आप बना कर आएंगे। तो इतना आज के लिए होगा, और हमारे वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, है ना। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपकी एग्जामिनेशन अच्छी तरह से जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।